गुड मॉर्निंग। गोखले के हमने पिछली क्लास में जो थॉट्स डिस्कस किए थे उसमें बेसिकली जो थॉट्स थे वो पॉलिटिकल थॉट थे। उसमें लगभग हमने 12-13 जो पॉलिटिकल थॉट है उनको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इकोनॉमिक थॉट अकॉर्डिंग टू गोखले। भारत की आर्थिक दुर्दशा से वो अत्यंत दुखी थे और राणा डे के निर्देशन में उन्होंने आर्थिक प्रश्नों का गहरा अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक देश में व्यापक आर्थिक सुधारों का सूत्रपात नहीं किया जाता तब तक भारत की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करना एक कल्पना मात्र है। गोखले का आर्थिक दृष्टिकोण आर्थिक विचारधाराओं के पूर्वाग्रहों से नहीं अपितु भारत की वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ था। दादा भाई नौरोजी, राणा डे, जीवी जोशी और रमेश दत्त जैसे तत्कालीन अग्रणी अर्थशास्त्रियों से गोखले बहुत प्रभावित हुए। गोखले दादा भाई नौरोजी के इस मत से सहमत थे कि ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण भारत से आर्थिक संसाधनों का ब्रिटेन की ओर भारी बहाव हो गया है। बेल्वी आयोग के समक्ष अपनी साक्ष्य और बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने भाषणों में उन्होंने भारत में आर्थिक सुधारों की मांगों को दृढ़ता से प्रस्तुत किया था। गोखले की ये मान्यता थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सैनिक विषयों पर अत्यधिक व्यय किया जा रहा है जिसका भार भारत की जनता को वहन करना पड़ रहा है। बेल्वी आयोग के समक्ष अपनी साक्ष्यों में उन्होंने ये स्पष्ट मत दिया था कि भारत में कुल राजस्व व्यय और सैनिक व्यय का जो अनुपात है वह स्पष्ट करता है कि विश्व के दूसरे देशों की तुलना में भारत में सैनिक मामलों पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि शांतिकालीन में भी भारत में भारी भरकम सेना का निर्वाह किया जा रहा था। उन्होंने सुझाव दिया कि सैनिक व्यय में कमी के लिए भारत में एक रिजर्व सेना की स्थापना की जाए जिसे आक्रमण या युद्ध के समय काम में लिया जा सके तथा शांतिकालीन में भारतीय जो भारी भरकम संख्या में सेना है उसका निर्वाह हमें नहीं करना पड़े। उन्होंने भारतीय सेना के भारतीयकरण को उपयोगी माना। उनका यह मानना था कि इससे एक और सैनिक व्यय में कमी होगी क्योंकि अंग्रेज सरकार जो है उनके अधिकारियों को जो दिए जाने वाला भारी भरकम वेतन है वह बचेगा और भत्तों के बोझ से भी हमें आज़ादी मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर इससे शिक्षित भारतीय युवकों को सेना में अधिकारियों के रूप में भर्ती होने का अवसर प्राप्त होगा और उन्हें रोजगार भी मिलेगा। भारत की सेना का उपयोग वास्तविक आक्रमण या युद्ध की स्थितियों को छोड़कर भारत की सीमा से बाहर नहीं किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने इस बात पर भी गंभीर आपत्ति जताई कि भारतीय जनता के हितों के मूल्यों पर भारतीय सेना का उपयोग ब्रिटिश साम्राज्य के साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा रहा था। उन्होंने ये आग्रह किया कि यदि भारत की सेनाओं का उपयोग भारत की सीमाओं से बाहर किया जाए तो सैनिक अभियानों का व्यय ब्रिटेन की सरकार द्वारा उठाया जाए, ना कि भारत की जो जनता है उसके द्वारा उस कर को उठाया जाए। गोखले ब्रिटिश शासन के अधीन करों के भारी बोझ से भी बहुत परेशान थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने सरकार की कर नीति की कड़ी आलोचना की। 1902 में अपने बजट में उन्होंने कहा कि वित्त सचिव द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को दिखाए गए अधिशेष को उन्होंने अत्यंत आपत्तिजनक बताया और उन्होंने यह कहा कि इससे एक और तो यह व्यक्त होता है कि जनता पर करों का आवश्यकता से अधिक भार डाला जा रहा है जबकि वह पहले से ही अनेक प्रकार के कष्टों व आर्थिक विपन्नता से परेशान है। कर व्यवस्था से सुधार के लिए गोखले ने कई सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा कि अकाल के समय भू राजस्व की माफी की जाए, आयकर से उन्मुक्त की सीमा में वृद्धि की जाए, सूती कपड़े के उत्पादन पर आबकारी ड्यूटी की समाप्ति की जाए और नमक पर जो कर है उन दरों में भी कमी की जाए। उन्होंने सरकार की राजस्व नीति की कड़ी आलोचना की और इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि प्रशासनिक दक्षता के नाम पर प्रशासनिक व्यय में राजस्व का विनियोग शासन की जन कल्याणकारी गतिविधियों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। उन्होंने लॉर्ड कर्जन को दृढ़ शब्दों में सुझाव दिया था कि केवल दक्षता नहीं अपितु भारतीय वायसराय की स्लेट पर साहसिक और उदार राजनीतित्व लिख दिया जाना चाहिए। मुक्त व्यापार नीति के संबंध में उनको बड़ा संशय था। उन्होंने अपने उदारवादी आग्रह के बावजूद आर्थिक क्षेत्र में राज्य की अहस्तक्षेपवादी नीति के समर्थक वो नहीं रहे हैं। वे मुक्त व्यापार की नीति को भारत में लागू किए जाने के गंभीर व्यवहारिक दुष्परिणामों से अवगत थे। उनका ये मानना था कि मुक्त व्यापार जो नीति है उसमें उदारवादी मूल्यों तथा मानव मात्र के प्रति भारत की भावना, स्वतंत्रता आदि जैसे पवित्र किसी भी मूल्य का पालन नहीं किया जाता है और सिर्फ औद्योगिकीकरण का सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया जाता है और इस औद्योगिकरण के अंतर्गत विकास की जो न्यूनतम अवस्था है वो जब तक नहीं प्राप्त कर ली जाती है तब तक मुक्त व्यापार में प्रतियोगिता लगी रहती है। उन्होंने ये बात भी हमें ध्यान दिलाई कि
इस मुक्त व्यापार नीति के कारण भारत में जो लघु कुटीर उद्योग हैं, उनके जो छोटे छोटे माल जो उत्पादित हो रहे हैं, वो विदेशों में जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनसे उत्पादित मालों से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और भारत का जो छोटा छोटा लघु कुटीर उद्योग है वो खत्म हो जाएगा। इससे बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगी और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो छोटा सा उद्योग है वो समाप्त होता चला गया तो हमारे यहाँ बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और इससे कई दूसरे प्रकार के बुरे कार्य भी होने लगेंगे। वे संरक्षण और सतर्क की नीति व मुक्त व्यापार की मर्यादित नीति के मध्य का एक रास्ता अपनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के मार्ग पर चलकर धीरे धीरे यदि विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता करने लगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। गोखले का यह भी मानना था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने के पश्चात भारतीय उद्योगों को संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो स्लोली चलते हुए या धीरे धीरे काम करते हुए, धीरे धीरे दक्षता प्राप्त करते हुए बड़े जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट हैं उनसे कंपटीशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। गोखले ग्रामीणों को या विशेषतः कृषकों की ऋणग्रस्तता से बहुत ज़्यादा परेशान थे। वे जानते थे कि भारतीय कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही थी, क्योंकि भारतीय जो कृषि है वो बेसिकली बरसात पर डिपेंड करती है। यदि बारिश नहीं होती है तो कृषि भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ हवाओं का जो डायरेक्शन है वो भी भूमि को अफेक्टेड करता है। हमारे यहाँ पर ग्लोबली जो एनवायरनमेंट है उसका भी हमारी कृषि पर प्रभाव पड़ता है। तो वो मानते थे कि भारतीयों की जो क्षमताएं हैं, भारतीय कृषक जो है वो महाजनों के अंडर में दबा हुआ है, उसे ऋण लेना पड़ता है और वो अपनी जमीनों या कृषि भूमि को गिरवी रख करके ही ऋण ले पाता है। इस ऋणग्रस्तता के समाधान के लिए उन्होंने कहा कि किसानों से भूमि को गिरवी रखने का अधिकार छीनने वाले लैंड एलिएशंस बिल को नकारात्मक कदम बताया जाए और उसका उन्होंने कड़ा विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि सहकारी साख समितियों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीणों और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि जो महाजन है बीच में जो ब्याज लेकर के पैसा उधार देता है उसका रोल खत्म हो जाए। गोखले भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा रेलों के विस्तार पर किए जाने वाले भारी खर्च के विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत में रेलों का प्रसार करके भारत के लिए एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार तैयार करना चाहती है। उसके बिना उन्होंने इस बात कहा कि भारत में औद्योगिक विकास का मार्ग खुलना नहीं, अपितु भारत के प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाना वो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत में रेलों के विकास के बिल्कुल विरुद्ध थे। वे केवल इस ओर संकेत दे रहे थे कि उस समय रेलों के विकास को प्राथमिकता दिया जाना उचित नहीं था, बल्कि उस समय कई अन्य कल्याणकारी गतिविधियों पर धन खर्च करने की आवश्यकता थी, जबकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने फायदे के लिए भारतीय पैसे का उपयोग करती चली जा रही थी। वे सरकार की राजस्व नीति को जन कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि प्रशासनिक और सैनिक व्यय में कटौती करके, जनता पर करों के भारी भरकम बोझ को कम करके और करों से राज्य को जो आय प्राप्त हो उसका अधिकाधिक उपयोग जन कल्याणकारी कार्यों में किया जाए, तभी हम एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। कल हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, द सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। थैंक यू।